बारिश में भीगे रमाकांत घर लौटे और सब्जियों से भरा झोला और बचे हुए पैसे अपनी बहू सीमा को दिए। सीमा ने हिसाब लगाया और चिल्लाते हुए बोली, इसमें 50 रुपए कम है। कहाँ उड़ा कर आए हो बुड्ढे? रमाकांत ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, वो एक पुराना दोस्त मिल गया था। बारिश भी बहुत थी तो उसके साथ चाय पीने में लग गए। सीमा ने हाथ मटकाते हुए कहा, हाँ, उड़ा दो पैसे, पर चाय तो 10 रुपए की आती है ना। रमाकांत ने कहा, वो साथ में समोसे भी लिए थे। इतना सुनना था कि सीमा गुस्से में पागल हो गई और चिल्लाते हुए बोली, समोसे खाए? क्या घर में खाना नहीं मिलता जो घर के हिसाब के पैसों से गुलछर्रे उड़ा कर आए हो? तुम्हें इस उम्र में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। आज तुम्हें दिन का खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि जनाब तो समोसे खाकर आए हैं दोस्तों के साथ। अब खड़े क्यों हो? जल्दी से सब्जी काट। तुम्हें पता है ना, गोलू के आने का समय हो गया है। उसे लेने भी जाना है। कुछ काम धाम नहीं करते, बस सारा ध्यान खाने में रहता है। सीमा वहां से चली गई और फोन पर अपनी माँ से बात करने लगी। रमाकांत बेचारे सब्जी किचन में रखकर बाहर आंगन में गीले कपड़ों में ही सब्जी काटने लगे। फिर बहुत मायूस होकर गोलू को लेने बस स्टॉप की तरफ चल दिए। फिलहाल बारिश बंद थी। बस आई और गोलू दादाजी दादाजी बोलते हुए आकर उनसे मिला और मासूमियत से कहा, दादाजी, बारिश तो बंद है, आपके कपड़े गीले क्यों हैं? रमाकांत ने बात घुमाते हुए कहा, आ गए मेरे राजा बेटे, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचते ही गोलू ने बैग और जूते फेंके और सीधे दादा के पास गया और बोला, दादाजी, मुझे कल वाली कहानी सुनाओ जो अधूरी रह गई थी। सीमा गुस्से में आकर बोली, गोलू, चल अंदर और खाना खा। गोलू कहने लगा, आज तो मैं दादाजी के साथ खाना खाऊंगा। इस पर सीमा उसे डांटते हुए कहती है, आज दादाजी अपने दोस्त के साथ बाहर से ही खाकर आए हैं, उन्हें भूख नहीं है। चल अंदर और चुपचाप खाना खा और थोड़ी देर सो जा, थक के आया होगा। गोलू ने दादा से कहा, वाह दादाजी, आज दोस्त के साथ पार्टी करके आए हो। बेचारे रमाकांत सिर्फ मायूसी में मुस्कुराते हुए अपने गोलू को देख रहे थे। भूख तो लगी थी, पर कुछ बोल नहीं पाए। रमाकांत जी स्टोर रूम में अपने बिस्तर पर लेट गए और अतीत की यादों में डूब गए। जब वे बिजनेस करते थे, उनका काम बहुत अच्छा था। रात को जब आते तो उनकी पत्नी सुनीता इंतजार करती हुई मिलती। आते ही उनसे बैग लेकर रखती और चाय तो हमेशा ही तैयार होती थी उनके लिए नाश्ते के साथ। दोनों बहुत सी बातें करते थे। सुनीता हमेशा कहती, सब कुछ है हमारे पास, अपना ध्यान रखा करो। इतना सब किसके लिए करना है? एक ही तो बेटा है, वह भी अब जवान हो रहा है, उसे भी काम पर लगाओ, कुछ आपकी मदद हो जाएगी। इस पर रमाकांत कहते, अरे, उसकी अभी उम्र ही क्या है? सारी उम्र उसने काम ही तो करना है, वही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। सुनीता भी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ, हमारा निखिल बहुत ही सुशील है, पर सारा दिन घर से बाहर दोस्तों के साथ रहता है। तब रमाकांत जी कहते, अभी नहीं ऐश करेगा तो कब करेगा? मैं हूं ना, उसकी हर जरूरत पूरा करने के लिए। फिर दोनों इंतजार करते और निखिल के आने पर साथ में ही खाना खाते। निखिल को भी पता था पापा के आने का समय। वह भी समय से घर आ जाता और ज्यादातर आइसक्रीम ही लेकर आता। खाने के बाद अक्सर वह आइसक्रीम खाते। हमेशा कहता, मेरे मम्मी पापा बेस्ट मॉम डैड हैं। निखिल की पढ़ाई पूरी हुई और उसने रमाकांत का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। काफी तेज था, बिजनेस भी बढ़ने लगा। एक खुशहाल परिवार था उनका। फिर कुछ समय बाद उन्होंने निखिल की शादी दूसरे शहर में दूर की रिश्तेदारी में एक साधारण परिवार की सुंदर लड़की सीमा से करवा दी। दहेज में उन्होंने कुछ नहीं लिया। सीमा की एक छोटी बहन थी, रीमा। सीमा के पिता नौकरी करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। सीमा का स्वागत उनके परिवार में बहुत अच्छे से हुआ और सीमा तो ऐसा ससुराल पाकर बहुत खुश थी। अमीर परिवार, हैंडसम पति, वह भी सबका बहुत ध्यान रखती थी। काम करने की तो उसे आदत थी ही, जिससे उसकी सास को भी आराम मिला। पर सीमा का अपने मायके की तरफ लगाव ज्यादा था। वह किसी न किसी बहाने मायके जाती रहती और दिन में भी कई बार अपनी माँ और बहन से बात करती थी। फिर कुछ समय बाद निखिल और सीमा को एक बेटा हुआ, जिसे रमाकांत और सुनीता प्यार से गोलू नाम से बुलाते थे। रमाकांत और सुनीता की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने एक बड़ी सी पार्टी दी, पर कुछ समय बाद सुनीता की तबीयत खराब होने लगी। काफी इलाज करवाने के बाद भी उन्हें बचाया न जा सका और उनका स्वर्गवास हो गया। रमाकांत तो एकदम टूट गए थे। वे चुप रहने लगे। उन्होंने दुकान पे जाना भी कम कर दिया।
बस घर में ही रहते और सुनीता को याद करते। इधर सीमा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह पति के कान भरने लगी और निखिल को तो सीमा की सारी बातें अच्छी लगती थी। सास ससुर के साथ, अपनी साली के साथ अच्छा लगता। वह भी घर ज्यादा आने लगी और निखिल के साथ काफी समय बिताती थी। एक दिन सीमा की बातों में आकर निखिल ने रमाकांत से कह दिया, पापा, अब ये बिजनेस और घर मेरे नाम कर दो। रमाकांत ने काफी सोचा। इधर सीमा भी बातों बातों में उन पर दबाव डालने लगी। आखिर रमाकांत जी ने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ निखिल के नाम कर दिया। गोलू स्कूल जाने लगा था। कुछ ही समय में सीमा का व्यवहार बदल गया। उसकी बहन रीमा आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास ही रहने आ गई। तो उसके सामने वह निखिल से कहती है, मेरी बहन आई है तो उसको पढ़ाई के लिए बहुत तकलीफ होती है। निखिल ने कहा, हाँ ये तो है, पर क्या कर सकते हैं। जिस पर सीमा ने एकदम से कहा, क्यों ना हम बाबूजी वाला रूम रीमा को दे दें, उसको पढ़ाई में भी सहूलत होगी और प्राइवेसी भी मिलेगी। निखिल सीमा की हर बात मानता था। उसने पूछा, पर बाबूजी, उनका क्या, वो कहाँ रहेंगे। जिस पर सीमा ने कहा, वो स्टोर रूम है ना, वो वहीं रह लेंगे। वैसे भी वह काफी बड़ा है और बाबूजी को तो अकेलापन अच्छा लगता है। निखिल की साली रीना ने कहा, जीजू, ऐसे हो तो मजा ही आ जाएगा। आप तो बाबूजी के सामने बात करने में भी शर्माते हो। अलग रूम होगा तो खुल के बात तो करोगे। निखिल तो रीना को बहुत पसंद करता था। वह उनकी बातों में आ गया, पर बोला, मैं बाबूजी को कैसे कहूँ। सीमा ने कहा, मैं सब कर लूंगी। और अगले ही दिन सीमा ने रमाकांत जी से कहा, बाबूजी, आप कुछ दिन स्टोर रूम में रहना। मेरी बहन यहाँ पढ़ाई के लिए आई है तो उसे अलग रूम की जरूरत है। रमाकांत जी हैरान होते हुए बोले, ये क्या कह रही है बहू, मैं स्टोर रूम में रहूं? तुम्हारी बहन वैसे भी तो आती है और पढ़ाई तो वो स्टोर रूम में भी कर सकती है। जिस पे सीमा ने एकदम गुस्से से बोली, क्यों, अब बुढ़ापे में हमें तंग कर रहे हो? हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हारे सामने? तुम तो अपनी जिंदगी जी लिए हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? और दोनों बहनें हंसने लगी। रमाकांत जी ने कहा, आने दो निखिल को, बताता हूँ उसे तुम कैसे बात कर रही हो। रीना ने हंसते हुए कहा, बुड्ढे, कर ले बात जीजू से, उन्होंने ही कहा है तुम्हें यहाँ शिफ्ट करने को। और हंसने लगी, मेरे प्यारे जीजू से कहने से कुछ नहीं होगा, वैसे भी ये घर उनका ही है। सीमा भी बोली, शुक्र करो कि तुम्हें घर से नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, सारा समय बैठे रहते हो, अब से घर के काम भी तुम्हें ही करने हैं, समझे। रमाकांत को समझ आ गया कि निखिल इनकी बातों में आ गया है। वे मायूसी से बोले, ठीक है बेटी, और अपना सामान लेकर वे स्टोर रूम चले गए। तब अपनी बेबसी में वे सोचने लगे कि मुझे प्रॉपर्टी अपने नाम ही रखनी थी, पर अब वे लाचार थे। इतने में सीमा की आवाज आई, बुड्ढे, शाम हो गई है, गोलू को घुमाने नहीं ले जाना। रमाकांत जी एकदम हड़बड़ाते हुए ख्यालों से बाहर आए और कहा, हाँ, चाय पीकर चला जाता हूँ। सीमा ने जोर से कहा, बस सारा दिन खाना पीना चाहिए, जा और जाकर मेरे लिए भी चाय बना और गोलू को ले ले जा। बेचारे रमाकांत सुबह से भूखे एक कप चाय के लिए बेइज्जती सुनकर आंख में आंसू आ गए। चाय पीने के बाद गोलू को घुमाने के लिए कुछ ले गए। कुछ दिन बाद बाजार में सब्जी लेते हुए रमाकांत जी को उनका पुराना दोस्त रमेश मिला। रमेश ने कहा, चल राम, यार चाय पीते हैं। पर रमाकांत ने इनकार करते हुए कहा, यार चाय की इच्छा नहीं है। इस पर रमेश बोला, तू और चाय की इच्छा नहीं, चल चुपचाप। और दोनों दोस्त चाय पीने लगे। इस दौरान रमेश ने कहा, क्या हुआ भाई, कुछ परेशान सा लग रहा है। पर रमाकांत ने कहा, कुछ नहीं। इस पर रमेश बोला, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, कुछ तो है। और रमेश के बार बार पूछने पर रमाकांत ने उसे सब बता दिया। रमेश ने दिलासा दिया, मैं कुछ करता हूँ। रमाकांत मना करते रहे, पर रमेश ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। 2 दिन बाद दोपहर में जब रमाकांत घर का काम करके अभी स्टोर रूम में बैठे ही थे कि घंटी की आवाज आई और सीमा ने दरवाजा खोला तो रमेश बढ़िया कपड़े पहने हाथ में ब्रीफकेस लेकर खड़ा था। उसने पूछा, मेरा यार राम कहाँ है, बहुत दिन हो गए मिले। तो सीमा मुंह बनाते हुए बोली, आइए बुलाती हूँ। और सीमा ने वहीं से आवाज लगाई, ससुर जी, कोई आपसे मिलने आया है। रमाकांत ने सोचा, मुझसे मिलने कौन आया होगा, और बाहर आए तो रमेश ने गले मिलते हुए कहा, अरे यार, कितना बदल गया है, सब ठीक है ना। रमाकांत ने सुकचाते हुए कहा, हाँ भाई, सब ठीक है, तू बता आज कैसे। तो रमेश ने उसे ब्रीफकेस देते हुए कहा, यार तेरा कर्ज चुकाने आया था, पूरे 70 लाख हैं इसमें, जो तूने मुझे मुझे मेरे मुश्किल वक्त में दिए थे, जब मुझे बिजनेस में लॉस हुआ था।
आज तेरी वजह से मेरा काम बहुत ही बढ़िया चल निकला है। तूने तो कभी वापस मांगा ही नहीं, पर मुझ पर बोझ था। ये ले भाई, तेरे पैसे संभाल ले। सीमा ने यह सब हैरानी से सुना। उसका मुंह खुल गया और वह फटाफट अंदर आई और बोली, आप लोग बात कीजिए, मैं चाय और कुछ खाने का ले आती हूँ। रमेश ने कहा, नहीं, चाय की इच्छा नहीं है। सीमा बोली, चाय तो लेनी ही पड़ेगी। बाबूजी का दोस्त और चाय ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। वह खुशी के मारे चाय बनाने चली गई। उसके मन में वो पैसे घूम रहे थे। रमेश धीरे धीरे रमाकांत को कुछ समझा रहा था। फिर चाय पीकर अब रमाकांत से कहता है, ये पैसों वाला बैग संभाल कर रख लेना और अलमारी को लॉक भी कर देना। आजकल समय खराब है। और वह चला गया। रमाकांत बैग उठाकर स्टोर रूम में जाने लगे कि सीमा ने कहा, बाबूजी, आप स्टोर क्यों जा रहे हो? आप अपने कमरे में आराम करो। और उसने खुद रमाकांत का सामान वापस उनके कमरे में रखा और रीमा का सामान स्टोर में रखाई। रीमा जब कॉलेज से वापस आई और अपने कमरे में देखा कि रमाकांत बैठे हैं, तो वह चिल्लाई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीमा भागती हुई आई और रीमा को डांट कर बोली, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? चलो माफी मांगो। और तुम्हारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है, तुम वहीं रहोगी। तुम्हें पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं होगी, समझी? रमाकांत ये सब देखकर हैरान हो गए और रमेश की सलाह अनुसार उन्होंने वो ब्रीफकेस अलमारी में रखा और एक बड़े से ताले से, जो कि रमेश लाया था, अलमारी को लॉक कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। दिन में खाना भी बहुत अच्छा मिला। शाम को वे चाय बनाने के लिए किचन गए तो सीमा बोली, बाबूजी, आप क्या कर रहे हो? रीमा है ना, वह बना लेगी, आप तकलीफ मत करो। राहुल को फोन पर पैसों वाली सारी बात बताई। आज वह आइसक्रीम भी लाया। रमाकांत का समय फिर ठीक हो गया। सब बड़ा ध्यान रखने लगे और अक्सर जोर डालते कि पापा वो बैग दे दो, इतना पैसा घर में रखना ठीक नहीं। पर रमाकांत अब समझदार हो चुके थे और कहते, मेरे बाद तुम्हारा ही है। रमाकांत का अब बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाने लगा। फिर एक साल बाद रमाकांत का देहांत हो गया। सारी रस्में भी अच्छे से की गई। सीमा और राहुल अंदर से बहुत खुश थे कि अब सारा पैसा मिलेगा। उन्होंने ताले ढूंढकर अलमारी खोली और ब्रीफकेस निकाला और बड़ी जल्दी जल्दी खोला। यह क्या? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उसमें कुछ अखबार थे। वे उन्हें उठाकर देखने लगे कि पैसे शायद नीचे हों, पर पैसे नहीं थे। हाँ, एक पत्र था, रमेश का लिखा हुआ, जिसमें लिखा था, निखिल, तुमने ब्रीफकेस खोल ही लिया और पैसे न पाकर बहुत हताश हो गए होंगे और गाली भी दे रहे होंगे। पर मुझे जब रमाकांत के बारे में पता चला तो मैंने यह तरीका इस्तेमाल किया। मुझे पता था कि तुम लालच और स्वार्थवश अपने पिताजी का ध्यान रखोगे, इसलिए मैंने यह बैग रमाकांत को दिया और समझाया कि आखिरी वक्त तक तुम्हें न दे, नहीं तो फिर उन्हें वही सब झेलना पड़ता। शुक्रिया करो अपने बाप का, जिन्होंने मुझे रोका था, नहीं तो मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहा था। धन्य है रमाकांत, जो इतना बर्दाश्त करने के बाद भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करने दिया। इसलिए मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। आज निखिल और सीमा की आंखों में आंसू थे। क्या लगता है दोस्तों, ये आंसू पैसे न पाने की वजह से थे या फिर पछतावे के? कमेंट करके बताइएगा।